मित्रों नमस्कार। मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है। मैं लंदन में रहता हूँ। कहानियाँ लिखना मेरा शौक है। मैं स्नेहिल संस्था और उसकी अध्यक्ष ममता सिंह का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। आज का विषय है साहित्य, कला, समाज। आज के माहौल, आज के संदर्भ यानी कि कोविड-19 के संदर्भ में साहित्य, कला और समाज। तो हम बातचीत जब शुरू करेंगे तो पहले कोविड-19 के बारे में बात करेंगे, फिर समाज के बारे में और समाज के बाद कला और साहित्य के बारे में। क्योंकि संदर्भ ज़्यादा ज़रूरी है और संदर्भ यही है कि आज कोरोना ने पूरी दुनिया को बुरी तरह से डरा रखा है। लोग सहमे हुए हैं, मुल्क घुटने टेक चुके हैं। आज तक इसके लिए कोई वैक्सीन का इजाद हो नहीं पाया। बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट काम में लगे हुए हैं, ऑक्सफोर्ड से लेके और अमेरिका और इज़राइल और भारत में पुणे में जो हमारा वायरल इंस्टीट्यूट है, हम सब लगे हुए हैं कि शायद इस महामारी रादर इस विश्वमारी के लिए कहीं कोई ऐसा बन जाए वैक्सीन जो सबको इस रोग से, इस डर से निजात दिला सके। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग वायरस कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो चुकी है उनकी। ब्रिटेन में 40,000 से अधिक और इटली में 34,000 से अधिक, फ्रांस में करीब 29-30,000। तो यानी कि पूरा यूरोप इसकी जद में है और अब इसने भारत की ओर सही मायने में रुख किया है, क्योंकि भारत में हालात दिन ब दिन ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में तो इसने काफ़ी कहर सा बरसा रखा है, क्योंकि बड़े शहरों में कोई ना कोई धारावी ज़रूर होता है, जहाँ बहुत करीब-करीब लोग एक-दूसरे के रहते हैं और बहुत आसानी से इस वायरस को एक-दूसरे तक पहुँचा देते हैं। अब 4 बार लॉकडाउन हो चुका है, 5 बार। अब भारत के अंदर थोड़ा लॉकडाउन को खोला जा रहा है। जैसे खोलने की जो पहली स्टेज है, वो बहुत उत्साहवर्धक अभी है नहीं, क्योंकि खुलने के बाद दिल्ली और मुंबई में ख़ास तौर पे और महाराष्ट्र में अ, संख्या मरीज़ों की बहुत बढ़ रही है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जुलाई के अंत तक दिल्ली, केवल दिल्ली में बाय इटसेल्फ 5.5 लाख मरीजों की संख्या होने की पूरी-पूरी संभावना है। तो इस बड़े पैमाने पे जब मरीज होंगे, उनका इलाज कैसे होगा? उनका उनको क्या अस्पतालों में बिस्तर मिल पाएँगे? किस तरह से एक दहशत फैल गई है कोविड-19 की। देखिए, ये कोई वैसे नए किस्म का वायरस नहीं है। इसे कोरोना वायरस कहते हैं और कोरोना वायरस का मतलब यही होता है कि आपके सांस लेने की प्रक्रिया का जो वायरस है, उसमें जुकाम भी होता है, उसमें इन्फ्लुएंजा भी होता है और उसमें जैसे स्पेनिश फ्लू हुआ था आज से 100 साल पहले, उसी की बिरादरी का ये एक वायरस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दरअसल प्राकृतिक वायरस नहीं है। ये वायरस नेचर ने नहीं बनाया है। ये वायरस ऐसा शक है, ऐसा शुबा किया जा रहा है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये वायरस किसी लैबोरेटरी में बना है और वो वुहान में वो लैबोरेटरी स्थित है। अब ये तो जब इंक्वायरी होगी पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो ख़ास है इस वायरस की, वो ये है कि इस पर किसी भी तापमान का, किसी भी टेम्परेचर का, किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, किसी भी वेदर का कोई असर नहीं है। ये हर मौसम में, गर्मी में, सर्दी में फल-फूल रहा है। आमतौर पे जो नेचुरल वायरस होते हैं,
उनकी ये ख़ासियत होती है कि वो जिन कंडीशंस में पैदा होते हैं, वो उन्हीं कंडीशंस में ज़िंदा भी रहते हैं। वो एडवर्स कंडीशंस में मर जाते हैं। मगर ये इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये वायरस हर कंडीशन में ज़िंदा रह रहा है। इस वायरस ने हम सब पर बहुत गहरा असर किया है। अगर थोड़ी हल्के या मज़ाक में बात कही जाए, तो आप देखेंगे कि मेरे बाल भी अब कानों पे आ गए हैं। इस वायरस ने ब्रिटेन में कम से कम सारे सैलून बंद करवा दिए हैं। अभी तक कोई हेयर कटिंग सैलून खुले नहीं हैं। तो हम जैसे लोगों ने 3-3 महीने से बालों की कटाई नहीं कराई है, तो हम राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के 1970 और 80 के ज़माने के हेयर स्टाइल को रखे हुए हैं, जिससे अपने कानों को बालों से ढक लेते थे। ये तो ख़ैर एक हल्की-सी बात थी, मगर जो असर कोरोना वायरस ने हमारे सोशल सेटअप में किया है, कुछ नए शब्द हमने सीखे हैं, जैसे अ, सोशल डिस्टेंसिंग। हमने पहले कभी सोचा नहीं था कि कोई डिस्टेंसिंग भी सोशल हो सकती है, क्योंकि उसे तो एंटी सोशल ही माना जाता था। जैसे एंटीबैक्टीरियल सोप, एंटीबैक्टीरियल स्प्रे, जैसे फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, पीपीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। हम पहले कभी सोचते नहीं थे कि हम इन चीजों को अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं, मगर आज इनके बिना जीवन मुश्किल महसूस होने लगा है, जीवन अनसेफ होने होता जा रहा है। हमें मास्क लगाना पड़ता है, हाथों में ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, घर आने पे हाथ मुंह पांव सब धोने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है, क्योंकि ये वायरस आपको कहीं से भी चिपक जाता है और उसके बाद 14 दिन लेता है अपने लक्षण दिखाने में। आप कई दिन तक इस वायरस को कैरी कर सकते हैं बिना लक्षण दिखाए भी। तो मित्रों, सब लोग घरों में बंद हो गए, काम धंधे सबके बंद हो गए। बहुत से गरीब मजदूर, जिन्हें प्रवासी मजदूर कहा जाता है, वो बड़े शहर छोड़ के अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो गए, बल्कि अपने पैरों से पैदल चल के अपने अपने गांव जाने को तैयार हो गए, बिकॉज वहां जहां वो काम करते थे, वहां उन्हें खाने पीने की, रहने की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। इसी तरह से जो लोग सिनेमा और टीवी के कलाकार हैं, जो वहाँ के टेक्निकल टेक्नीशियन हैं, वो सब भी 6-6 महीने, 1-1 साल से उनको पैसे नहीं मिले। वहाँ भी आत्महत्याएं होनी शुरू हो गई हैं। कुछ कलाकारों ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा और खर्चे वहीं के वहीं हैं। तो ये भी हमें तय करना होगा कि समाज का कर्तव्य क्या है, क्योंकि अचानक सब लोगों के साथ ऐसा होने लगा कि वो खाना-पीना हो नहीं पा रहा, जीना हो नहीं पा रहा, वो क्या करें? ऐसे में जब हम अचानक घर में बैठ गए, तो घरों में भी एक नए किस्म का वातावरण बना, कुछ पॉजिटिव, कुछ परेशान-कुन। पॉजिटिव ये हुआ कि हम लोग अब इकट्ठे बैठ के खाना खाने लगे। अचानक परिवार नाम की इकाई फिर से जुड़ी। लोगों को पता लगा कि हाँ, परिवार वालों से बातचीत की जा सकती है। परिवार वाले इतने बुरे नहीं होते कि हम हर वक्त अपने टेलीफोन में घुसे रहें, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में घुसे रहें और परिवार वालों से बातचीत भी ना करें। तो कोरोना ने ये मौका दिया कि हम फिर से अपने परिवार के साथ बैठने लगे। मगर वहीं एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी था कि आदत छूट चुकी थी साथ रहने की। हम सबको अपनी-अपनी फ्रीडम इतनी प्यारी हो गई थी कि सब अपने-अपने जीवन को अपने-अपने ढंग से जीने लगे थे। हम भूल गए थे कि घर में एक पिता भी है, माँ भी है, भाई भी है, बहन भी है। हमें अपने जीवन को खुद अपने तरीके से चलाना था और वो हम कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि अचानक घर में चेक भी होगा। अगर आप घर में हैं, माँ-बाप सर पे हैं, तो कुछ सवाल भी पूछे जाएँगे।
तो युवा पीढ़ी के ऊपर इस चीज़ का कुछ नेगेटिव असर हो रहा था कि अचानक उनसे सवाल पूछे जाने लगे थे। पति और पत्नी जो केवल सुबह और शाम को मिलते थे, अब सारा समय साथ रहते थे। जब सारा समय साथ रहेंगे, तो ज़ाहिर है कि जब 2 बर्तन साथ रहते हैं ना, तो कहते हैं कि बर्तन टकराते भी हैं। तो वो थोड़ी बहुत जो टकराव है, वो पति-पत्नी में भी हो रहा है। जहाँ कहीं पति और पत्नी ये डिस्कवर कर रहे हैं कि ना मिलकर वो कितना बड़ा अन्याय कर रहे थे अपने साथ और अपने पार्टनर के साथ। वहीं किसी-किसी मामले में बाकायदा युद्ध की सी स्थिति शुरू हो गई कि भाई ये इतने ज़्यादा क्यों हम एक-दूसरे के साथ हैं। सब्जियाँ मिलनी मुश्किल, खाना मिलना मुश्किल, दूध मिलना मुश्किल, एसेंशियल चीज़ें भी बहुत आसानी से नहीं मिल पा रही थीं। ब्रिटेन में तो एक समय ऐसा भी आया कि जब सारे सुपरमार्केट खाली कर दिए, लोग सारे टॉयलेट रोल्स जितने भी एंटी बैक्टीरियल स्प्रे, हैंड वॉश, साबुन, हर चीज़ उठा के ले गए, यानी कि बड़े-बड़े ह्यूज सुपरमार्केट्स के शेल्फ एकदम खाली थे। ये आप समझ लीजिए कि केवल डेवलपिंग नेशंस में ही ये दिक्कत नहीं थी। जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन है, जहाँ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग मैच्योर तरीके से बिहेव करेंगे, वहाँ भी ये सब हुआ कि लोग आए और आके उन्होंने होर्डिंग और स्टोरेज का काम शुरू कर दिया। सबने अपना-अपना सोचा, समाज के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि मैं अगर सब कुछ उठा के ले जाऊँगा और अगर मेरे पड़ोसी को कोरोना हो जाएगा तो मैं कैसे बचूँगा? ये बात किसी ने नहीं सोची। हाँ मित्रों, ये बात मैं आपको एक और बताऊँगा कि हमें ये बात भी समझनी होगी कि हर मुल्क में अलग-अलग किस्म का रिएक्शन हुआ है कोरोना को लेके। हर मुल्क में अलग-अलग किस्म के लॉकडाउन थे। हर मुल्क में अलग-अलग समय पे लॉकडाउन किए गए और हर मुल्क के अंदर जो सरकार सत्ता में है और जो ऑपोजिशन के लोग हैं, उन सब की आपस में अंडरस्टैंडिंग या दिक्कत या प्रॉब्लम अलग-अलग ढंग से हुई। जैसे ब्रिटेन में कभी विपक्ष ने राजनीति नहीं की। उन्होंने कोरोना के साथ लड़ने में, चाहे हमारे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सफल हुए या असफल हुए, लेकिन विपक्ष पार्लियामेंट में तो उनके विरुद्ध बोलता था, उनसे कहता था कुछ। मगर हमारे यहाँ ये नहीं कि आप रोज़ एक ट्वीट कर रहे हैं। आप रोज़ सरकार के खिलाफ कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे गलतफ़हमियाँ समाज में फैलें। ये इन चीज़ों से ब्रिटेन जैसे देश या यूरोप जैसे देश बचे हुए थे। हालाँकि यूरोप और ब्रिटेन में तो 30 से 40 हज़ार तक कई देशों में, फ्रांस में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, हर जगह बहुत सारी मौतें हुईं। मगर विपक्ष का रवैया जो था वो ज़िम्मेदाराना था। उनको था कि ये एक विश्वमारी है। इस विश्वमारी से जब हमारा देश निपट रहा है, तो ये एक अननोन एंटिटी है, इसको हम जानते नहीं हैं कि ये किस तरह की का दुश्मन है हमारा। उस दुश्मन से हम निपट रहे हैं। तो जब हम उस दुश्मन से निपटेंगे, तो ज़ाहिर है कि अननोन से निपटने के लिए कोई जाने-पहचाने हथियार तो है नहीं। इसी तरह से सरकारों ने हर देश में, हर मुल्क में इन स्थितियों से निपटने की कोशिश की। अब बात आती है कला और साहित्य की। साहित्य मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तुरत-फुरत लिख दी जाए। मुझे ये बात साफ करनी होगी कि त्वरित प्रतिक्रिया जो होती है, वो रिपोर्टिंग होती है। वो काम हमारे पत्रकारों का है। पत्रकार हमेशा जब कोई घटना घटती है, तो वो उस घटना को उसी समय, उसी तरह
रिपोर्ट कर देते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस पे शाम को बहस हो जाती है। वो बहस कभी ऊँची होती है, कभी नीची होती है, लेकिन पत्रकारों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी जब इस तरह की हालात हों, इस तरह की समस्या हो, तो वो इस भयानक विश्वमारी में राजनीति न करें। वो अपने चैनल्स पर, अपने अखबारों में जो सच है, जो समाचार है, वो दें। वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए या अपने राजनीतिक विचारधारा के दबाव की वजह से ना तो सत्ता पक्ष का साथ दें, ना तो विपक्ष के साथ हों। वो केवल देश के साथ हों। उन्हें ये होना चाहिए कि उनकी रिपोर्टिंग हमारे देशवासियों को कुछ हौसला दे, कुछ ऐसी सूचना दे, इन्फॉर्मेशन दे कि वो लोग इस महामारी से, इस विश्वमारी से कैसे लड़ें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप एक तरह से ऐसी राजनीति का शिकार इस देश को बनाएँगे कि जिसकी वजह से देश को नुकसान होगा, कहीं से कोई लाभ होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ जो ऊँचा-ऊँचा चिल्लाने की प्रवृत्ति है, उससे हमारे पत्रकारों को अ, ज़रूर निजात पानी होगी, क्योंकि ऊँचा-ऊँचा चिल्लाने से ना तो हमारी बात ज़्यादा समझ में आती है, ना हमारी बात कहीं पहुँचती है। हर चैनल में माइक लगे हैं। अगर आप अपनी बात ठंडे दिल से धीमी आवाज़ में कहेंगे, तब भी वो उतनी ही पहुँचेगी जितनी चिल्लाने से। आपके चिल्लाने से आपकी आवाज़ टेलीविज़न में से बाहर निकल के सीधी कश्मीर या तमिलनाडु नहीं पहुँच जाएगी। आप अपनी आवाज़ को धीमा रखें, नीचा रखें, तो आप हमारे दर्शकों, श्रोताओं और नागरिकों तक ज़्यादा आसानी से अपनी बात पहुँचा पाएँगे। साहित्य, जैसे ही कोई विश्वमारी या महामारी आती है, तो मैंने देखा है कि एक त्वरित साहित्य चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है। इधर हमारे मज़दूरों ने बॉम्बे, दिल्ली से बाहर चलना शुरू किया और उधर हमारे मित्रों ने फ़ेसबुक पे कविताओं की बाढ़ लानी शुरू कर दी। अभी ये मज़दूर अपने घर के आधे रास्ते तक नहीं पहुँचे थे और इतनी कविताएँ आ गईं फ़ेसबुक पर कि हैरानी होने लगी कि इतनी ज़्यादा आशु कविता हम क्यों करते हैं? हम क्यों साहित्य को थोड़ा ठहर कर नहीं लिखते? हम इतना इंतज़ार क्यों नहीं करते कि हम इस आपदा को, इस विपदा को, इस महामारी को पहले पूरी तरह से समझ लें? हमें आज कोरोना कोविड-19 के बारे में लगभग ज़ीरो जानकारी है। मगर हम चिल्लाते हैं फ़ेसबुक पे कि कोरोना तुझे हारना होगा, हम तुम्हें हरा के रहेंगे, हमारे पास एक ज़िम्मेदारी है, हम अपनी जनता को तुमसे बचाएँगे। इस तरह की चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता, ये नारेबाज़ी है। साहित्य ये होगा कि पहले हम समझें कोरोना क्या है, फिर हम समझें कोरोना का समाज पे असर क्या है, कोरोना ने हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित किया है, उस सब को जानें। देखिए, एक घटना आपको बताते हैं। एक पत्नी अपने बेटे के साथ एक अस्पताल में अपने पति को, जिसको कोरोना वायरस हो गया था, उसको मिलने के लिए आई हैं और उनको पहुँचते ही बताया गया कि आपके पति की मृत्यु हो गई। वो औरत अपने पति की लाश लेने को तैयार नहीं थी। उसने और उसके बेटे ने साफ कहा अस्पताल वालों से कि इस लाश का क्रियाक्रम आप कर दीजिए, हम इनको नहीं लेके जा रहे। अब ये देखिए कोरोना ने सगे रिश्तों पर क्या असर किया है।
इस पर भी मुझे पता है इस बात का, मगर मैं आज कहानी नहीं लिखूँगा। मैं इस समस्या को समझने का प्रयास करूँगा। जब लाश के साथ 20 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, पहले तो 5 ही जा सकते थे। तो आप सोचिए, कोरोना की वजह से हम ठीक से रो नहीं पा रहे। हम एक-दूसरे को दिलासा नहीं दे पा रहे। कोरोना की वजह से शादियाँ नहीं हो पा रही। कोरोना की वजह से रिश्तों में बहुत तनाव आ रहे हैं। ये सब साहित्यकार को पहले समझना होगा। जब साहित्यकार इसको समझ लेगा, जब वो उसे वाइन की तरह अपने भीतर मैच्योर कर लेगा, जब उसके बाद लिखेगा, तो वो रचना गहरी बनेगी। उस रचना में साहित्यकार का अपना इमेजिनेशन उन सब घटनाओं के साथ जुड़ेगा जिनको उसने पढ़ा है, समझा है, देखा है। देखिए, एक बात तो ज़ाहिर है, आप सभी साहित्यकार अपने घरों में बंद हैं। आप में किसी ने भी कोरोना को देखा नहीं है। आपने कोरोना के मरीजों को देखा नहीं है। आपने उन मज़दूरों को भी देखा नहीं है, उनके फ़ोटो देखे हैं टीवी पे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सूचनाएँ फ़िल्टर होके आपके पास आ रही हैं, उस सूचना के आधार पे साहित्य रचने का प्रयास कर रहे हैं। आपको दर्द का एहसास ही नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि वो दर्द आपने देखा नहीं। केवल ऑनलाइन पढ़ा, ऑनलाइन फ़ोटोग्राफ देखी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ़ोटो देखी और आपने खट से अपने आप को मान लिया कि आप इस स्थिति में हैं कि आप उस पे साहित्य रच सकें। ऐसे नहीं होता है। साहित्य बहुत गंभीर चीज़ है। अगर हम चाहते हैं कि साहित्य हम गंभीरता से लिखें और पाठक उसे उसी गंभीरता से ले, तो हमें पहले इन सब घटनाओं को अपने भीतर आत्मसात करना होगा। इन घटनाओं को भीतर से बाहर से समझना होगा। जब हम इस सब को समझ जाएंगे, तब जब साहित्य लिखेंगे तो वो साहित्य अ, अल्पकालिक ना होकर लॉन्ग लास्टिंग होगा। उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण और कालजयी रचनाएं कभी भी जल्दबाजी में नहीं लिखी जाती। कहने को प्रेमचंद, रवींद्रनाथ टैगोर, सब बड़े लोगों ने महामारियों पे लिखा। ये महामारी अलग है। आप ब्रिटेन में रहते हैं तो आपका महामारी के प्रति एटीट्यूड फर्क होगा, क्योंकि आपके अनुभव अलग हैं। आप अमेरिका में रह रहे हैं, आप देखेंगे कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में पूरा शहर शमशान बन गया। वहां की समस्या अलग है। वहां के लोग जब कहानी लिखेंगे तो वो अलग होगी। कोई एक तरह की कहानी हम इस काल में से नहीं ढूंढ पाएंगे। हर जगह के अनुभव अलग होंगे, हर जगह के एक्सप्रेशन अलग होंगे, हर जगह की सोच अलग होगी और सब के सब सही होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि ये कहा जा सके कि केवल एक सच है कोरोना काल का। कोरोना काल का एक सच नहीं है। कोरोना काल के कई सच होंगे। भारत में भी एक मुंबई का सच होगा, तो दूसरा जयपुर का सच होगा। जो जयपुर का सच होगा, वो मद्रास का नहीं होगा और जो मद्रास का होगा, वो दिल्ली का नहीं होगा। जो दिल्ली की लड़ाई है कि क्या दिल्ली के अस्पताल दिल्ली के लोगों के लिए हैं या बाहर के लोगों के लिए भी हैं, ये भी तो एक समस्या है। जब कोरोना वॉरियर, जो फ्रंट लाइन के वॉरियर हैं, उनको 3-3, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो इलाज दिल से कैसे कर पाएंगे? और फिर उस पे भी राजनीति कि कौन सा अस्पताल कॉरपोरेशन का है, कौन सा अस्पताल स्टेट गवर्नमेंट का है, कौन सा अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इस पे अलग राजनीति हो रही है। होना ये चाहिए कि जो हमारे स्तंभ हैं कोरोना फाइटिंग के, जिसमें हेल्थ स्टाफ, पुलिस, मीडिया और रेलवे या बस जो जहां भी चल रही है,
इन सब के कर्मचारियों का हमें ख्याल रखना है। अगर उनके लिए हमें तालियां बजानी पड़ती हैं, अगर उनके लिए हमें घंटियां बजानी पड़ती हैं, तो बजाय हम उनको हौसला दें, समाज की तरफ से कहें कि आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। हम ऐसा ना करें कि हमारे पास एक नर्स किराएदार है और हम कहें कि मकान खाली करो कि तुमने 2 महीने से किराया नहीं दिया। हम थोड़ा अपने दिल को तसल्ली दें कि आज ये नर्स हमारे समाज के इतने लोगों को बचा रही है। इस नर्स का जीवन भी एक कहानी बनेगा, मगर आज नहीं, जब हम इस नर्स के दुखों को समझेंगे। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो साहित्य रचा जाए, वो साहित्य गहराई लिए हो। जो पेंटिंग है, वो हमेशा कलाकार अकेले में करता है। उसे ज़्यादा अच्छा समय मिल रहा है क्वारंटीन के टाइम, कि वो अपने घर में वैसे भी अकेला पेंटिंग करता था, वो आज भी करता है। वो हमारे मुकाबले, साहित्यकारों के मुकाबले बेटर प्लेस्ड है। वो अपनी कला को और ज़्यादा समय दे पा रहा है। साहित्यकारों को ये समय पढ़ने में भी लगाना चाहिए, जो बहुत सी किताबें उन्होंने ले रखी हैं। जब वो उसको पढ़ेंगे, तो उनका मेंटल एजिलिटी शार्प होगी और वो इस काल को जब अपने साहित्य में भविष्य में रचेंगे, तो इस काल का साहित्य के साथ साथ इतिहास रचेंगे। तब लोगों को पता चलेगा कि ये जो रचना है, ये उस काल की इस चीज को अंडरलाइन कर रही है। हमें ध्यान रखना होगा कि हम साहित्य रचने में जल्दबाजी न करें। हम साहित्य को पकने दें, घटनाओं को समझें और उसके बाद साहित्य की रचना करें। और खास तौर पे कविताओं के मामले में मैं एक पत्रिका चलाते हैं हम लंदन से, जिसका नाम पुरवाई है। हमने वहां कहा कि हम कोरोना पर कविताएं छापेंगे, मगर उसकी पहली शर्त है कि उस कविता में कोरोना शब्द ना हो। हम चीप पब्लिसिटी वाली कविताएं नहीं छापना चाहते। हम कोरोना के हालात अपनी कविता में लाएं। कोरोना ने जो रिश्तों में दरार पैदा कर दी है, वो अपनी कविता में लाएं। जो कोरोना की वजह से दहशत है, वो अपनी कविता में लाएं। हम कोरोना के साथ नारेबाजी बिल्कुल ना करें। अगर हम नारेबाजी करेंगे, तो हम अच्छी कविता नहीं रचेंगे। तो मेरा अपना एक साहित्यकार के तौर पे आप सबको ये आश्वासन भी है कि मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं लिखूंगा। मैं उसी तरह मेहनत करके, जब मुझे समझ आ जाएगी इन चीजों की, ठीक से पनप जाएगी, पक जाएगी, तब साहित्य रचूंगा। और अपने साहित्यकार मित्रों से ये गुजारिश भी है कि आप भी साहित्य की गंभीरता को समझें, साहित्य की गंभीरता को जानें और कोशिश ये करें कि लिखें तभी जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। आप इस समय का सदुपयोग करिए। आप अपने घर को बचाइए, परिवार को बचाइए और याद रखिए, भगवान कृष्ण को भी रणछोड़ बनना पड़ा था। रणछोड़ बनना कमजोरी की निशानी नहीं है। रणछोड़ बनने का मतलब है, आज के हालात आपको कह रहे हैं कि आपको आज इस वायरस से मुकाबला करने के लिए आपके पास हथियार नहीं है, तो आप थोड़ा इनसे दूर रह के निकल जाइए। वायरस को अपने पास से गुजर जाने दीजिए, उसे छूइए मत। फिर जब एक बार आप इस वायरस पे विजय पालें, इसकी वैक्सीन तैयार हो जाए और हम फिर सबसे स्वस्थ होकर एक दूसरे से मिल सकें, तब हम एक दूसरे के बारे में जब लिखेंगे, वो बेहतर होगा। मित्रों, मुझे अभी तक शक है, क्योंकि एड्स वायरस की वैक्सीन आज तक नहीं बनी, तो क्या कोविड-19 की वैक्सीन कभी बन पाएगी? क्या अपने जीवन में हम उसे देख पाएंगे, या बाकी का सारा जीवन हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए निकाल देंगे? ये सब भविष्य के गर्भ में है, हमें आज नहीं पता।
और कोई भी साइंटिस्ट सब कुछ जानने का दावा कभी नहीं करता। साइंटिस्ट का कहना यही है कि मेरा आज का सच ये है और आज का सच ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, हमें अपने आप को इस वायरस से बचाना होगा ताकि कल हम खड़े होके आज के कोविड-19 काल की गाथा अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को सुना सकें। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद और मैं ममता को एक बार फिर शुक्रिया कहता हूँ कि उसने मुझे आपसे बातचीत करने का मौका दिया। धन्यवाद।